हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे शो पर एक बहुत ही विशेष मेहमान है हमारे साथ। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, भास्कर एस्ट्रो के नाम से। और ये बहुत ही प्रचलित ज्योतिषी हैं और एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग और वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो सर, मैंने तो ब्रीफली बताया आपके बारे में। क्या आप भी दर्शकों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं प्लीज? हाँ जी, श्योर सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए आपके पॉडकास्ट पर। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे जब आपका मैसेज आया और हमारी बात थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। सर एक्चुअली सर्वेश कुमरावत मेरा नाम है, भास्कर एस्ट्रो नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। और एस्ट्रोलॉजी मैं पिछले काफ़ी समय से कर रहा हूँ। फिर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया। पर्सनली भी मैं लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि जो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब उनका भी समाधान किया जाता है। तो ये सब मैं पिछले काफ़ी समय से कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसा आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी आप में आप रुचि रखते हैं और आप पर्सनली भी लोगों से मिलते हैं। तो हाँ जो जी। हमारे दर्शक हैं उन्हें अगर आप एक ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, और जैसा कि आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं और वास्तु में हाँ भी जी। आप बहुत एक कंसल्टेंट हैं और आप अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं वास्तु के बारे में भी। तो इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए? तो क्या इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सर। मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और दरअसल आपने पूछा कि ज्योतिष का क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताता हूँ, एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ सर मैं आपको। एक परिवार है, फैमिली है। दो या तीन भाई है वहां पर। एक भाई की शादी हुई पिछले लगभग 18-19 सालों से। उनकी 18-19 सालों से उनके कोई संतान नहीं। तो अ, वो मुझसे मिले, कांटेक्ट किया, पर्सनली कंसल्टेशन लिया। उसके बाद उन्होंने उनकी कुंडलियाँ मुझे दिखाई थी। उसमें जो भी परेशानियां थी, समस्याएं थी, वो मैंने उनको बताई। उन्होंने बराबर उसका जो उपाय मैंने बताए थे, कुछ पूजा मैंने बताई थी, वो प्रॉपर सब उसी सीक्वेंस में किया। और उसके कुछ 2 या 2.5 सालों के अंदर उनके यहाँ एक बेटी का जन्म। तो एक्चुअली ये उदाहरण देने का मेरा ये था, लोग हमारे दर्शकों को बताना कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या लाभ है। अब देखिए, उनकी कुंडली में से संतान योग था, लेकिन किसी वजह से वो हो नहीं रहा था। जब उन्होंने उसका उपाय किया तो उनको उसका फल भी मिला, एक बेटी का जन्म हुआ। तो ऐसे ही कई सारे, बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से उनके कुछ काम रुक रहे हैं, या कोई डिसीजन में, खास करके सर जो डिसीजन मेकिंग है। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि मैं जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो बोलते हैं कि मैं साइंस लूं या मैं कॉमर्स में जाऊं, कोई और फील्ड चूज करूं या बिजनेस करूं। अब वहां पर सर सबसे सही एक्चुअली क्या होता है कि सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे उसकी लाइफ की पूरी आगे की डायरेक्शन सेट हो जाती है। तो मार्गदर्शन करना, सही गाइडेंस देना, ये एस्ट्रोलॉजी काम है। ये वास्तु के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या टेरो कार्ड्स के थ्रू लोगों को किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। और कोई जीवन में समस्या आ रही है, समस्या छोटी सी है लेकिन वो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या हमें दिख रही है, तो उसका कुछ समाधान होता है। वो समाधान के जरिए जब वो लोग पूरे रेमेडीज फॉलो करते हैं, उपाय करते हैं, तो 100% सर वो होता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, जो नहीं करते हैं तो फिर उनकी वो समस्या बनी रहती है, या फिर पूरा काम हो नहीं पाता, या उनको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब ये समस्या या जो डिसीजन मेकिंग है, ये कैसे लिया जाता है? पहले तो उनकी कुंडली देखकर कि कुंडली में क्या लग्न है, क्या राशि है, क्या महादशा है, उसमें अंतर्दशा किसकी है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, सामने वाला जो जातक है उसका प्रश्न किस
से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है, या फिर हम वास्तु, तो कुंडली और वास्तु दोनों में एक ही है, क्योंकि कई बार कुंडली से जातक के घर की स्थितियां चल जाती है कि जातक के घर में किचन कहाँ पर है, नैऋत्य में क्या है, ईशान में क्या है, नैऋत्य खराब है या ईशान बिगड़ा हुआ है, ये हम कुंडली से बता सकते हैं। और इसका वाइस वर्सा कि किसी के घर की जो स्थिति है वो देखकर कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये दोनों एक ही हैं। इसके अलावा टेरो कार्ड्स हैं। हालांकि टेरो कार्ड्स ये पश्चिमी सभ्यता से हमारे भारत में आए हैं, लेकिन कभी सटीक रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार जो क्रिकेट मैचेस होते हैं सर, जैसे आपने वीडियो देखा, जैसे वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, वनडे वर्ल्ड कप हुआ, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो इनके प्रिडिक्शन जो हैं मैं टेरो कार्ड्स के थ्रू करता हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुंडलियां जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11 11 22 खिलाड़ी, तो उनकी कुंडलियां मिलना नामुमकिन है। तो फिर टैरो कार्ड्स का सहारा लिया जाता है। तो जिनकी बर्थ डिटेल है वो कुंडली, जिनकी बर्थ डिटेल नहीं है वो टैरो के थ्रू अपने प्रश्नों का जो उत्तर है वो जान सकते हैं या समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो किसी भी जातक को निर्णय लेने में एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। कोई समस्या है तो उसमें वो हेल्प करती है। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया सर आपने एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। और आशा करते हैं कि जो भी दर्शक आपको सुन रहे होंगे उन्हें बहुत एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी बातों से। तो सर आपने यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है जो क्रिकेट मैचेस के प्रेडिक्शंस के बारे में। और आपने कहा कि आप भी प्रेडिक्शंस करते हैं जैसे टैरो कार्ड के सहारे, या फिर और क्योंकि जितने 11 या 22 प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी कुंडली मिल पाना नामुमकिन है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्सर हम देखते हैं जैसे स्पेशली जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ ही इनकरेक्ट रहती है। तो सर इसी जी। कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी तो एक बहुत बेहतरीन विजय हमने हासिल की है T20 वर्ल्ड कप में। तो यहाँ से आप इंडियन क्रिकेट टीम को किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं, और स्पेशली जो स्टार प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो इनका आपको कैसा फ्यूचर नजर आ रहा है। और जय शाह ने अनाउंस कर ही दिया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी और जो WTC 2025 में खेली जाएगी उसमें भी हमारे कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे। तो आपको बिल्कुल। क्या भविष्य नजर आ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का, क्या हम ये दो चैंपियनशिप्स भी जीत सकते हैं उनकी कप्तानी में, और ऑन द होल आपको कैसा फ्यूचर नजर आ रहा है सर। ठीक है, ओवरऑल भारतीय क्रिकेट टीम का कैसा फ्यूचर है? तो देखिए, फिलहाल T20 वर्ल्ड कप तो हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता। और आगे जो दो टूर्नामेंट वाले हैं, सबसे पहले आएगा मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी आएगी फरवरी में या फरवरी मार्च में। और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है फाइनल आएगा जून में, मई जून में। तो जिसे आपने बताया, जय शाह ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे दोनों के टूर्नामेंट्स में। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक क्लॉज जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर रोहित शर्मा इंजर्ड नहीं होते हैं तो बराबर वो कप्तानी करेंगे। ये एक क्लॉज है सर मेरा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा परेशानी दिख रही है। हालांकि वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चांसेस है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, पहले हम ये दो टूर्नामेंट की बात करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी ये होगी फिलहाल तो अभी पाकिस्तान में होना है, क्योंकि जिस जगह पर मैच हो रहा है वो भी मायने रखता है। तो अगर हम अभी फिलहाल पाकिस्तान को ही कंसिडर करके चलें, और WTC फाइनल जो होगा वो इंग्लैंड में ही होगा, तो फिलहाल आज की तारीख में अब ये सब दो बड़े टूर्नामेंट है और इसमें रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। मैं यहाँ पर एक और बड़े प्लेयर को ऐड करना चाहूंगा, वो है विराट कोहली। देखिए, आपने कहा कि विराट कोहली जब कप्तान थे तब भी हमने कई बड़े ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल फाइनल भी खेले। जैसे पिछली चैंपियंस ट्रॉफी विराट कोहली की कप्तानी में हम हारे थे, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो। जी। तो अ, अभी देखिए, विराट कोहली की कप्तानी में हम कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीते हैं, चाहे वो WTC हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो।
उनकी कप्तानी में नहीं जीते हैं। लेकिन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी के बाद सबसे बड़ा प्लेयर उनको माना जाता है। और अभी उनको स्थितियां चल रही है, जो कुंडली मेरे पास अवेलेबल है रोहित शर्मा की या विराट कोहली की, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है सर। अगर ये दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में और WTC में साथ में खेलते हैं, तो वहां पर एक बात तो तय है सर कि ये जो दो बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं, इसमें से एक ट्रॉफी भारत आने वाली है। या वो चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है या WTC फाइनल होता है। तो फिलहाल नियर फ्यूचर में ये दो बड़े टूर्नामेंट, उसमें से एक जीतने के योग बहुत प्रबल हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में। और वहां पर विराट कोहली जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल, फाइनल का, मैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल का बताता हूँ कि रोहित शर्मा और कुछ खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, सूर्या भी आउट हो गए थे, लेकिन वहां पर रोहित शर्मा ने हमें जीत दिलाई। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, पिछले T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच मेलबर्न में हुआ था। वो भी विराट कोहली की अच्छे परफॉर्मेंस के थ्रू, खैर और भी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस था, लेकिन मेन वो था। तो विराट कोहली बड़े मैचेस में होना जरूरी है कि उनकी कुंडली ही ऐसी कहती है सर। आप अपने अभी भी देखा वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, कि बाकी मैचेस में शायद वो किसी एक या दो मैच में डबल डिजिट में पहुंचा है, लेकिन फाइनल में उनका जो परफॉर्मेंस है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पर रोहित शर्मा विराट कोहली की कुंडली को क्लब करके मैं ये बता रहा हूँ। आग अगर हम और बात करें, तो देखिए T20 की कप्तानी तो अभी रोहित शर्मा छोड़ चुके हैं, ना ही विराट कोहली वो कप्तानी भी लेंगे। तो यहाँ पर तीन खिलाड़ी अभी, आज ही पेपर में मैं पढ़ रहा था, शायद आज या कल की बात है, कि सबसे ज्यादा कप्तान इंडिया ने चेंज किए हैं T20 में, T20 सीरीज में। सबसे ज्यादा कप्तान हर 9 मैच के बाद कप्तान चेंज हुआ है। हालांकि अभी ये इस पे थोड़ा ब्रेक लगेगा। और तीन खिलाड़ी जो दावेदार हैं, पहले मैं देना चाहूंगा शुभमन गिल। दूसरे हैं सूर्य कुमार यादव, को हम इग्नोर नहीं करते सर, सूर्य कुमार यादव भी इस रेस में है। और तीसरे हैं हार्दिक पांड्या। तीन खिलाड़ी है जो एक, थोड़ा सा उनको समय दिया जाएगा आगे, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहां की कप्तानी उनको दी जा सकती है, और तीन खिलाड़ी ये रेस में है। इसके अलावा आगे के फ्यूचर की हम बात करें, तो आज ही कल अनाउंस हुआ कि गौतम गंभीर हेड कोच बन चुके हैं। तो गौतम गंभीर का भी यहाँ पर अभी खैर मैंने उनका कोई कुंडली एनालिसिस नहीं किया है, ना ही कोई उनके बारे में रीडिंग वगैरह की है। तो खैर हम उनको साइड में रखकर चलें, सिर्फ रोहित शर्मा और की कुंडली से देखें, तो भारत का फ्यूचर अच्छा है। और जो मैं अभी नाम लेने वाला हूँ, वो खिलाड़ी आगे चलकर विराट कोहली रोहित शर्मा के बराबर में आएंगे। और उसमें से एक खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल, जो ओपनिंग करते हैं। उनके अलावा शुभमन गिल आगे जाकर ये इंडिया की टीम के कैप्टन भी बने, वनडे और T20 की मैं, वनडे और टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर। अ, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हो सकते हैं। और ट्रॉफी की हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि दो में से एक ट्रॉफी आएगी, और आगे का फ्यूचर हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा है। तो बहुत मैंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी आपने। और जो आपने एक बात कही है कि दो में से एक ट्रॉफी इंडिया आएगी, ये बेहद बहुत खुशियां देगी हमारे दर्शकों को। हालांकि कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जो कि दोनों चाह रहे होंगे, खैर, लेकिन उनके लिए ये एक रिलीफ उन्हें जरूर मिलेगा कि चलिए कम से कम एक तो आएगी ही। और भी हाँ जी। आपने बताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर के बारे में। तो बेशक दर्शकों को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। तो प्रेडिक्शंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके कुछ वीडियोस पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहते हैं। और इस बार हमने देखा कि 2024 के जो रिजल्ट्स थे, वो काफी मतलब मिले जुले परिणाम रहे। जो 400 पार का नारा लग रहा था, तो उससे काफी पीछे रह गई जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी की। हालांकि नरेंद्र मोदी जी अभी भी हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बट एक ऑरा जो राहुल गांधी जी का नजर आ रहा है, और जिस तरह से वो उभर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो वो एक रास्ते की में अग्रसर हो रहे हैं एक तरक्की की ओर। तो इस संदर्भ में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको मोदी जी, राहुल गांधी जी और एक ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर आपको कैसा नजर जैसे आपने बोला कि 400 पार का नारा दिया गया था,
मैंने मैंने प्रिडिक्शन की थी लोकसभा चुनाव दो के बारे में, तो उसमें मैंने मेरे चैनल वीडियो अपलोड है, अभी भी है। तो उसमें मैंने बोला था कि 400 पार तो नहीं होने वाले। अ, अकेले 400 पार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, तीसरी बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। हालांकि उसमें सीटों का भी मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि कितनी लगभग सीटें आ सकती है। ये करना बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। फिर भी मैंने कोशिश की थी, हालांकि वो सही नहीं बैठ पाया। लेकिन हाँ, उसमें ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुई कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। सीटों की गणना थोड़ी आगे पीछे हुई, उसके बारे में मेरा एनालिसिस चल रहा है। अब आपने सर, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। जब ये चुनाव हो रहे थे, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, ये 30 या 31 मई तक की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2 जून को भी शायद आखिरी चरण की वोटिंग थी, 1 या 2 जून ऐसा, 8 जून को रिजल्ट आया। तो ये जो वोटिंग हुई है सर, उस समय जो ग्रहों की स्थितियां थी, मेनली एक राहु और मंगल, ये दोनों की युति बनी हुई थी। आप आजाद भारत का पिछले सभी चुनाव अगर हम उठा के देखें, तो भारत में कभी भी ये जब राहु और मंगल की युति बनती है सर, तो इसको हम बोलते हैं अंगारक दोष। तो कभी भी अंगारक दोष में चुनाव नहीं हुए भारत का पहले पूरा। अगर उठा के देखें चुनाव की डेट और ग्रहों की स्थितियां, कभी नहीं, ये पहली बार हुआ है सर। अभी आपने देखा, अभी ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एक्स पीएम, उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव को प्रीपोन किया, और वो भी, अभी खैर उसमें स्थितियां अंगारक दोष नहीं था, लेकिन ये 13 दिन का पक्ष बना हुआ था। जो अभी ये पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो होते हैं, तो वो 13 दिन का था, तो वो भी हट गए। अब आपको मैं ले चलता हूँ जो आई थिंक मंगल राहु की युति जो बनी थी, वो पिछले 1 डेढ़ महीने से बनी थी। ये हमेशा बनती है, हर साल बनती है, लेकिन उसमें चुनाव पहली बार हुआ है। अब यहाँ पर यही एक थोड़ी सी परेशानी रह गई कि जो सीटें कम आई हैं, जो 400 पार का वादा था, हालांकि इसमें दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, क्या वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये काफी दर्शक देखेंगे। तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर अब बता नहीं सकता, लेकिन उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक बहुत बड़ी साजिश सामने आएगी, दर्शकों के, सबके लोगों के पूरे देश। तो ये एक कारण था कि 400 पार में। अब आगे का जो आपने सबसे पहले राहुल गांधी जी का बोला, निश्चित ही तौर पर राहुल गांधी का जो पिछले 1 डेढ़ साल में ओरा है, जो पहले पप्पू पप्पू नाम से वो फेमस थे, अभी आपको पप्पू नाम कहीं सुनाई नहीं देगा। अभी थोड़ा सा उनका एक पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है। अब इसका कारण है सर, उनके जो महादशा चल रही है उसमें अंतरदशा का। हालांकि ये टेम्परेरी है, कहीं ना कहीं थोड़े से, अभी तो ये कुछ समय तक उनका अच्छा फेज चलेगा, लेकिन फिर से वो पुराने वाले फेज में जाएंगे, ये होना तय। प्रधानमंत्री का कई सारे दर्शक पूछते हैं, अब कई बार मुझसे पूछते हैं कि राहुल गांधी जी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। इवन रिजल्ट आने के बाद भी कई लोग को ये थोड़ा सा डर था कि कहीं ये इंडिया अलायंस जो है वो नहीं बना ले सरकार, तो क्या उसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, कभी जीवन में प्रधानमंत्री बन सकते, ये 100% है। अब बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी की कुंडली नेट पे अवेलेबल है काफी, वो पब्लिकली है। वो कुंडली का मैंने कई बार एनालिसिस किया है। उसमें एक बात ये है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है सर उनकी। वृश्चिक लग्न के जो भी जातक होते हैं, संघर्ष बहुत करना पड़ता है उनको, सबसे मेहनती वो लोग होते हैं, क्योंकि उसका जो लग्नेश है वही मंगल होता है। और मंगल मेहनती, मेहनत उनको लेकिन हाँ, फल भी जरूर देता है, जो कि हमने देखा। अब मोदी जी का सिर्फ कुंडली ही नहीं सर मायने रखती, यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण, एक बात बहुत अच्छी हुई है सर, कि मोदी जी का जो शपथ ग्रहण है और जो रिजल्ट आए हैं, वो अंगारक दोष जो बना हुआ था, जो युति, वो टूट गई। मंगल ने राशि बदल ली और उसके बाद ये रिजल्ट आए हैं और उसके बाद शपथ हुई है। अगर ये उसी दौरान होता, तो स्थितियां बहुत मुश्किल बनती भारत के लिए।
तो एक बात ये अच्छी हुई है कि उन्होंने शपथ बाद में ली, उस युति के बाद में रिजल्ट 4 जून को आए। तो आगे आने वाला समय मोदी जी के लिए थोड़ा टफ जरूर है। एक बात तो सही है, जो सही है सर मैं वो कहूंगा, थोड़ा टफ जरूर दिख रहा है। हाँ, अगर मोदी जी फरवरी 2026 तक का समय सरवाइव कर जाते हैं, तो फिर वो आगे, मतलब ये जो बीजेपी की जो एनडीए अलायंस है, ये सरकार पूरे 5 साल करेगी। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने मोदी जी नहीं बोला, मैंने बोला एनडीए अलायंस वो पूरे 5 साल करेगा। हालांकि मोदी जी, कई आपने जैसे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया है यूट्यूब पर कि वो संन्यास ले लेंगे, राजनीति से छोड़कर चले जाएंगे। ये फेज तो आएगा, लेकिन इसके चांसेस नहीं दिखते सर कि वो छोड़ चले जाएं या संन्यास ले लें। वो सोचेंगे जरूर इस बारे में, और पब्लिक डोमेन में भी ये बात आएगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए, वो कुछ समय के लिए वो किसी को कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दे, इंचार्ज, जो जैसे हम बोलते हैं ना, इंचार्ज दे दिया किसी को, चार्ज दे दिया कुछ समय के लिए टेम्पररी, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन वो संन्यास ही ले लें या छोड़कर चले जाएं, ऐसा होना अब मुझे पॉसिबल नहीं है। बहुत योग हैं लेकिन बहुत कम चांस है उसके। तो मोदी जी के लिए आने वाला समय टफ है। फरवरी 2026 तक का समय, खास करके ये जो गठबंधन है, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, तो इसमें से नीतीश बाबू पलटी जरूर मारेंगे, ये भी तय है। और नायडू जी तो आगे उनके साथ बढ़ेंगे। लेकिन नीतीश बाबू का जो फेमस है उनके बारे में, पलटू राम कहा जाता है उनको राजनीति में। तो ये थोड़ा सा यहाँ नीतीश बाबू जरूर कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे। लेकिन फिर भी एनडीए अलायंस पूरे 5 साल सरकार चलाएगा। मोदी जी के बारे में हम बात करें तो संन्यास तो नहीं लेंगे, वो राजनीति छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा योग दिखता है कि वो कुछ समय के लिए राजनीति से दूर हो। अब उसका रीजन भी है सर, कि उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो उनको हेल्थ इश्यू के कारण ऐसा करना पड़े, या फिर किसी और कारण से। एक उनका ये भी योग है सर कि कहीं उनको सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी, जो सिक्योरिटी है, कभी कभी वो ब्रीच कर देते हैं। और ये थोड़ी सी एक परेशानी उनके लिए ये भी बन सकती है, अपार्ट फ्रॉम दी जो पार्टनर उनके, जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा ये सबसे बड़ा एक रीजन है। खैर, आगे आने वाला समय मोदी जी के लिए ओवरऑल अगर देखें अच्छा है। लेकिन अगर हम डिसीजन की बात करें इस कार्यकाल में, जो अभी से वो आगे जो अगले 3 4 साल 5 साल है, तो डिसीजन बहुत बेहतरीन लेंगे, अच्छे काम जरूर होंगे। कई सारे डिसीजन उनके चौंकाने वाले हैं, इसमें कोई खैर दो राय नहीं है। हर डिसीजन उनका चौंकाने वाला होता है, तुरंत लेते हैं। तो ये हमें देखने इस बार भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी कम है बीजेपी की तो थोड़ा सा वो दब कर काम करेंगे। वृश्चिक लग्न का जातक कभी किसी से दब कर नहीं रहता है, वो अपने आप में ही अकेला सक्षम होता है। तो दबकर वो सरकार नहीं चलाएंगे, और डिसीजन भी वो लेंगे, चाहे कोई छोड़े जाए रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ एक थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें तो। ज़रूर, ज़रूर सर, खैर, ये प्लीज़। तो जो स्थितियां, ये मतलब एक इन जनरल प्रिडिक्शन नहीं समझिए आप, कि जैसे 2026 दिसंबर 2019 को 7 ग्रहों की युति बनी थी, उस दिन ग्रहण लगा था। 26 दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो स्थितियां बनी वो पूरे विश्व ने देखा, बहुत ही खतरनाक स्थितियां बनी, महामारी आई, थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देशों से विवाद भी हुआ, और पूरी दुनिया कोरोना से थम गई थी अगले 2 ढाई सालों तक, 3 सालों तक। अब यहाँ पे क्या है सर कि अभी जो 23 जून, देखिए हमारे हिंदू पंचांग में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 23 जून से 5 जुलाई तक का ये पक्ष था, ये 13 दिनों का था। बेसिकली जो पक्ष होता है, एक पक्ष, वो 14 या 15 दिनों का होता है, कभी कभी 14 या कभी 16 दिन भी होते हैं। तो ये 13 दिनों का पक्ष था, जो अच्छा नहीं माना जाता है, इसको दुर्योग कहा जाता है। यही जो पक्ष था 13 दिनों का, वो महाभारत के युद्ध के समय बना हुआ था।
खैर ऐसा नहीं है कि अभी भी महाभारत हो जाएगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन 23 जून को ये पक्ष बनना, उसके बाद 30 मार्च 2025 को फिर से 6 ग्रहों की युति बन रही है। उस समय 26 दिसंबर 2019 को ये धनु राशि में बनी थी, और अभी ये मीन राशि में बन रही है 30 मार्च 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं दुनिया के लिए कठिन स्थितियां बनने जा रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिर से कोरोना आएगा, लेकिन हाँ, अब इसमें क्या स्थितियां बन सकती है, कोई महामारी का आना, या फिर युद्ध शुरू हो जाना, या स्थितियां कठिन बन जाना जनता, क्योंकि देखिए ये युति जो बन रही है 6 ग्रहों की, ये मीन राशि में बन रही है, और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। तो गुरु जो कारक होता है वो जीव कारक होता है। जीव मतलब मनुष्य जो हम पृथ्वी पर हैं। तो जीवों का प्रभावित होना, और अगले साल से, जैसे अभी तो देवगुरु ने राशि बदली है, अगले साल से जब गुरु राशि बदलकर मिथुन में जाएंगे, तो वहां पर वो अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी मतलब कि अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। जनरली जो गुरु ग्रह होता है वो एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं। तो उनकी स्पीड बढ़ जाना मतलब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड में गोचर करना हर राशि में, फिर वक्त हो जाना, फिर गोचर करना, इसको अतिचारी बोलते हैं। तो वो भी अतिचारी हो जाएंगे, और ऊपर से फिर ये स्थितियों का निर्माण होना, जो छह छह ग्रहों की षटग्रही युति बन रही है। तो कहीं कहीं हमारे लिए फिर से एक कठिन समय आ रहा है, उसको हमें अच्छे से फेस करना रहेगा। और उसके बाद जो है स्थितियां थोड़ी सी और विपरीत बनेगी दुनिया के लिए। ये मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। भारत के लिए भी स्थितियां कठिन बनेगी, लेकिन भारत के जो पीएम है फिलहाल नरेंद्र मोदी, तो उनकी कुंडली और भारत की कुंडली को अगर हम मिलाकर देखें, तो भारत उन चुनौतियों से अच्छी तरह से निपटेगा। जैसे हमने कोरोना काल में भी देखा कि भारत अच्छी तरह से निकला, क्योंकि अदर देशों में हमने देखा कि कई सारे लोग इससे दुनिया छोड़कर चले गए। तो ये एक थोड़ा सा कठिन समय फिर से आ रहा है। महामारी के भी योग बन रहे हैं यहाँ पर, और युद्ध के भी योग बन रहे हैं। अब अगर हम भारत की बात करें इस ग्रह गोचरी अवस्था के संदर्भ में, तो भारत के लिए भी समय तो थोड़ा कठिन है। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न भारत का जो ये भारत के कुंडली के सापेक्ष में जो ये युति बनेगी, वो बनेगी 11वें भाव में, जो लाभ का भाव होता है, लाभेश जिसे हम कहते हैं, लाभ, प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये युति बनना, ये थोड़ी सी भारत के लिए भी कठिन है। राजनीतिक रूप से भी राज्यों में हमें देखने को मिलेगा कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम आए। और यहाँ पर धर्म के नाम पर हम रायट्स होते भी देखेंगे, इसके भी योग बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से बताया, आपका थोड़ा समय ज्यादा लिया मैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत आज शुक्रिया सर आपका ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और थैंक यू सर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर के बारे में, और मोदी जी, राहुल गांधी, और एक बात आपने एक और स्पष्ट कर दी कि नीतीश बाबू जो है वो फिर से पलटी मारेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब डेफिनेटली जो हमारे दर्शक है वो जानना चाह रहे थे कि क्या वापस ऐसा हो सकता है, तो आपने प्रेडिक्शन कर ही दिया इस बारे में। तो ये सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक अंतिम सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो जैसे कोई भी आम नागरिक है जो अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त है, फिर अपने फैमिली मैटर्स में भी, तो अगर मान लीजिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं या फिर जैसे कुछ कभी अगर यज्ञ कराना हो या पूजा पाठ करवानी हो, तो उस ओर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता या फिर वो समय नहीं निकाल पाता, तो सभी नागरिकों के लिए कोई आप एक ऐसी विशेष रेमेडी जो कि हमारे एक इस पॉडकास्ट का एक बोनस होगा हमारे दर्शकों के लिए, तो एक ऐसी कोई रेमेडी जो कि जो आम नागरिक हैं वो रोज अपनी दिनचर्या में कर सके, तो वो अगर आप बताएं तो इससे बेशक दर्शकों को बहुत लाभ पहुंचेगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए सर, क्या होता है कि रेमेडी सभी के लिए अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि राशि क्या है, लग्न क्या है, कुंडली के हिसाब से। लेकिन देखिए सर, सबसे अच्छी जो रेमेडी है, जैसे हम दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं, उनसे गुरु मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, नाम लेते हैं, और फिर तो ये सबसे बढ़िया रेमेडी हर एक के लिए।
चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो या वृद्ध हो, एज कोई भी हो। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली अगर रेमेडी की हम बात करें तो अ, जो उनके नाम राशि है, उस राशि से संबंधित जो भी ग्रह बनता है, जैसे कि मान लीजिए अ, किसी का नाम है संजय। अब संजय से जो राशि बनती है वो कुंभ बनती है। अब कुंभ के जो स्वामी है वो शनि बन, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के दर्शन करें, उनको तेल चढ़ाएं या हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा जो भी व्यक्ति है उनकी राशि जो बनती है और उसकी राशि के स्वामी, उनसे संबंधित वो अ, जैसे शनि, जैसे मैंने शनि का उदाहरण दिया, तो जो भी उनका ग्रह बनता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अमर। अब अमर से राशि बनती है मेष, और मेष के स्वामी हुए मंगल। तो मंगल के का जो बीज मंत्र है वो उसका जाप कर सकते हैं। शनि जिनका राशि स्वामी है वो शनि के बीज मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे हर ग्रह के अलग अलग बीज मंत्र हैं, तो वो एक माला रोज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि गुरु मंत्र अगर लिया है, गुरु दिशा ली है, तो रोज एक माला तो सभी को करनी ही चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो बच्चे हैं 5 साल से ऊपर या 8 साल से ऊपर, तो उनको भी अगर संभव हो तो गुरु दीक्षा दिलवा के और उनको भी बोलना चाहिए कि वो जाप करें। तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो ओवरऑल, जैसे सभी को आजकल अपनी राशि तो पता होती ही है एटलीस्ट, और राशि स्वामी पता करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो भी उनके जो राशि स्वामी के जो ग्रह बनते हैं, तो सबसे मेन ये है कि वो उनके जो राशि स्वामी के जो ग्रह हैं उनका बीज मंत्र का जाप करें। और जो राशि स्वामी से जो भी देव हैं, जैसे कि बुध के देवता गणपति हैं, चंद्र की हम बात करें तो भगवान भोलेनाथ हैं, मंगल की हम बात करें तो हनुमान जी हैं, गुरु की हम बात करें, गुरु ग्रह जिनका अगर धनु राशि या मीन राशि बनती है तो उनके राशि स्वामी गुरु हुए। तो गुरु हम बात करें तो गुरु फिर आ जाते हैं जो मैं बात कर रहा था। उसके अलावा भगवान विष्णु, शुक्र की हम बात करें तो हम कृष्ण जी को उनको मान सकते हैं। शनि का मैंने बताया है कि हनुमान जी शनिदेव। तो ऐसे ऐसे उनके बीज मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं। और उनका जो पाठ है, जैसे विष्णु जी का जैसे मैंने बताया, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं जिनके राशि स्वामी गुरु हैं, धनु और मीन राशि वाले। और मेष और वृश्चिक राशि वाले जो हैं उनके राशि स्वामी हुए मंगल, तो वो हनुमान जी का मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिनके राशि स्वामी हुए बुध, यानी कि मिथुन और कन्या राशि वाले, उनके राशि स्वामी बुध हैं, तो वो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग वो रेमेडी कर सकते हैं जिससे उनके राशि के जो स्वामी हैं वो बलवान होंगे। हालांकि ये भी बहुत जरूरी है कि उनकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। खैर वो बहुत डिटेल में हो जाता है, लेकिन एक इन जनरल अगर हम देखें तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है, जो सभी को करना चाहिए, वो एक है कि सूर्य देव को जल तो सभी को देना चाहिए। और अगर सूर्योदय के समय देते हैं, जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस समय हम अगर जल देते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हमें मिलता है। जो धन चाहते हैं कि भाई मिले, मान सम्मान मिले, तो उसमें थोड़ा सा जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो थोड़ा सा कुमकुम जो होता है वो उसमें डाल सकते हैं, लाल कलर का पुष्प डाल सकते हैं और उससे अर्घ्य दे सकते हैं। तो ये कुछ आसान रेमेडी है, उपाय हैं जो कर सकते हैं दर्शक जो है हमारे नहीं नहीं, बहुत बहुत पास। शुक्रिया सर आपका ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और उम्मीद यही है कि जो भी दर्शक आपने जो रेमेडीज बताई है उससे ज़रूर उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो ज़रूर आपकी बातों को समझेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। तो सर यहाँ पर हम अपने इस कन्वर्सेशन को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और आपकी इजाज़त से सर, आपका जो यूट्यूब चैनल है और आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये मैं डिस्क्रिप्शन हम्म। में ज़रूर इंक्लूड कर दूंगा, ताकि जो भी दर्शक आपसे संपर्क करना चाहें वो कर सकें। हाँ तो जी बिल्कुल, जो भी दर्शक अगर मुझसे पर्सनली संपर्क करना चाहते हैं तो मैं नंबर तो फिर आपको दूंगा, 91744886 ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर मैसेज करके वो आगे ज़रूर सर, कंसल्टेशन मैं ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दूंगा।
तो जी, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल तो सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे इनवाइट किया, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी हमारी आज की मुलाकात, और अगले एपिसोड में ऐसे ही एक बेहतरीन शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर।